हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स जॉर्ज ऑरवेल। इनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके दो नॉवेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके क्रिटिकल वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलटी के सिलेबस में इनका एनिमल फॉर्म प्रेस्क्राइब था एंड इसके अलावा जीआईसी में भी जॉर्ज ऑरवेल एज अ राइटर प्रेस्क्राइब है। तो चलिए आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो पूछे जाते हैं, और इसके अलावा इन एमसीक्यूज के अलावा मैं आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन साथ ही साथ देती रहूंगी। तो अगर हम बात करें जॉर्ज ऑरवेल की, ही इज अ फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट एंड जर्नलिस्ट। उन्होंने क्रिटिसिज्म में भी कुछ वर्क लिखे हैं। इनका जन्म होता है मोतिहारी बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो कि अब प्रेजेंट में बिहार में कंसीडर किया जाता है, बिहार में आता है। 1903 में इनका जन्म होता है। तो क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम क्या है? तो एरिक अर्थर ब्लेर। जॉर्ज नेम इनका पेन नेम है या स्यूडो नेम है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म होता है 1903 में मोतिहारी बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो कि इस समय अब बिहार का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉर डिड ऑरवेल फाइट इन विच ही वाज वुंडेड इन द नेक। तो इन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर में फाइट की है 1936 में, जिसमें ये वुंडेड हो जाते हैं। इनके यदि हम पढ़ाई की बात करें तो ईटन कॉलेज इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ाई की है। ईटन कॉलेज इंग्लैंड में। ओके। अगर हम बात करें इनकी प्रोफेशन की, तो पहले ये राइटर नहीं थे। इन्होंने सबसे पहले इंपीरियल पुलिसमैन के रूप में जॉब की है। तो शुरुआत की अगर हम बात करें, ही वॉज वर्किंग एज अ इंपीरियल पुलिस इन बर्मा। तो इन्होंने अपने उस समय के जो जॉब के टाइम के जो एक्सपीरियंस रहे हैं इंपीरियल पुलिस के रूप में, जब ये काम कर रहे थे बर्मा में, उसको इन्होंने शूटिंग एन एलिफेंट इस वर्क में इन्होंने लिखा है। शूटिंग एन एलिफेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये वर्क पूछा जाता है। इनके अगर हम जॉनरा की बात करें, जो इन्होंने नॉवेल लिखे हैं वो या तो सैटिरिकल वे में लिखा है, या तो सटायर होते हैं इनके वर्क, या तो इन्होंने डिस्टोपियन वर्क भी लिखे हैं, डिस्टोपियन नॉवेल भी लिखा है। तो 1984 इज अ डिस्टोपियन नॉवेल। एंटी फासिज्म, एंटी कम्युनिज्म, ये आप सारी थीम्स देखेंगे। एंड टोटलिटेरिज्म के ये अगेंस्ट रहे हैं। तो एनिमल फॉर्म एंड 1984 दोनों ही वर्क में आप देखेंगे इनके व्यूज अगेंस्ट टोटलिटेरिज्म। ओके। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय एल्डस हक्सली, चार्ल्स डिकेंस एंड एच.जी. वेल्स, ये भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एसे बाय ऑरवेल रिव्यूज अ वर्क बाय शेक्सपियर एंड क्रिटिसाइजेज अ फेमस रशियन ऑथर्स लिटरेरी पर्सपेक्टिव। तो इनका एक वर्क था लियो टॉल्स्टॉय एंड द फूल। इसमें इन्होंने शेक्सपियर का एक वर्क रिव्यू किया था और एक फेमस रशियन ऑथर के लिटरेरी पर्सपेक्टिव को क्रिटिसाइज किया था। ठीक है। तो लियर यहाँ पे किंग लियर की बात हो रही है और रशियन ऑथर यहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय हो जाते हैं। In which essay does Orwell discuss his motivation for writing, focusing on ego, historical impulse and political purpose? तो इनका वर्क है Why I Write, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने ये लिखा है कि क्या मोटिवेशन रही है इनके लिखने के पीछे, What is the reason that he started writing? नेक्स्ट है, What is the central concern of Orwell's famous essay Politics and English Language? तो ये कुछ एग्जाम में प्रेस्क्राइब भी रहा है, जैसे यूपीएचसी में आई थिंक ये प्रेस्क्राइब था। तो इनका ये क्रिटिकल एसेस में इन्होंने बात की है अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोज थ्रू स्टेल इमेजरी, डाइंग मेटाफर्स एंड प्रिटेंशियस डिक्शन। इनका कहना था कि जो आपकी जो राइटिंग्स हो रही हैं वो बहुत ज्यादा स्टेल है, डाइंग है, और जो डिक्शन है वो भी बहुत ज्यादा प्रिटेंशियस है, बनावटी है। तो इसमें अब कोई क्रिएटिविटी नहीं है। इनके इस एसे का पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, इस एसे का सेंट्रल कंसर्न क्या है? तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द डिग्रेडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोज थ्रू टेल इमेजरी, डाइंग मेटाफर एंड प्रिटेंशियस डिक्शन। अभी ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर रिगार्डिंग एनिमल फॉर्म। तो इसके पहले हम कुछ और इनकी बायोग्राफिकल डिटेल की बात करते हैं। अगर हम बात करें इनके पहले वर्क की, तो इनका पहला वर्क है डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। इसको आप नोट कर सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट वर्क बाय रिटन बाय हिम? सो दिस इज डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन। कई बार पूछा जाता है पहला वर्क। ओके। पेरिस एंड लंदन। इस वर्क को इन्होंने कब पब्लिश किया है? तो 1933 में। इन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था और इसके बाद इन्होंने पहला वर्क लिखा है 1933 में। ये नॉन फिक्शन वर्क है।
फर्स्ट वर्क है इनका और नॉन फिक्शन मेमोयर है। ठीक है, मेमोयर क्या होता है, एक पार्टिकुलर कोई भी इंसिडेंट होती है, कोई मेमोरी, उससे रिलेटेड लिखता है राइटर ऑन द थीम ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो इन्होंने जो पॉवर्टी देखी है उसके ऊपर इन्होंने लिखी है, ये लिखा है ये वर्क पेरिस और लंदन दोनों में। इसके बाद इनका एक और वर्क है जो कि पहला नॉवेल हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन फिक्शन था, तो पहला नॉवेल इनका था बर्मीज डेज। ये भी आपको याद रखना है, व्हाट इज द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, दैट इज बर्मीज डेज। इस नॉवेल में इन्होंने ब्रिटिश राज के जो डार्क साइड है उसको दिखाया है। तो बर्मीज डेज आता है 1934 में। एक और इनका वर्क है क्लर्जी मैन्स डॉटर, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है बस। इसके अलावा इनका वर्क शूटिंग एन एलिफेंट, ये आपको याद रखना है, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश इंपेरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। कमिंग अप फॉर द एयर, कमिंग अप फॉर एयर ये इनका नेक्स्ट वर्क है, हम कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट हम नाम कह सकते हैं, कमिंग अप फ्रॉम फॉर एयर। तो ये वर्क इन्होंने 1939 में पब्लिश किया है। इसके बाद इनके दो इंपॉर्टेंट वर्क आते हैं, एनिमल फॉर्म जो 1945 में लिखा गया है और यूएस में इसे पब्लिश किया जाता है 1946 में। इसके अलावा 1984 पब्लिकेशन डेट काफी इंपॉर्टेंट है, तो 1949 में इसकी पब्लिकेशन होती है। जितने भी वर्क मैं आपको बता रही हूँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, अगर हम बात करें इनकी कोटेशन की, तो एक लाइन है जो इन्होंने बोली थी, वेयर आई लैक द पॉलिटिकल पर्पस आई रोट लाइफलेस बुक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका एक ऐसे है इनसाइड द वेल, ये भी आप ध्यान रखिए, इनसाइड द वेल। यहाँ से आपसे बहुत डिटेल में नहीं बनेगा क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा जाता है कि ये ऐसे किसने लिखा है, इनसाइड द वेल ऐसे। और ये रिव्यू है, हेनरी मिलर का एक वर्क है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर रिव्यू है। ओके, तो आप क्वेश्चन देखते हैं एनिमल फॉर्म से। तो एनिमल फॉर्म का जो पहला जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि पब्लिकेशन डेट, तो 1946 में ये इंग्लैंड में पब्लिश होता है और यूएस में पब्लिश होता है 1946 में। इसके अलावा इसका जो सबटाइटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सबटाइटल है एनिमल फॉर्म अ फेरी स्टोरी। कई जगह आपको ये पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा, इसका सबटाइटल क्या है, अ फेरी स्टोरी। तो इस वर्क को एलेग्रीफ की फॉर्म में लिखा गया है, जिसमें कि जो ह्यूमन की जो एट्रीब्यूट है वो एनिमल्स को दी गई हैं। रशियन रेवोल्यूशन से ये इन्फ्लुएंस रहा है, एलेगोरिकल नॉवला है ये। 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन रहा है और सोवियत यूनियन की जो सोवियत यूनियन जो आया है स्टालिन एरा में, उसको भी ये दिखाते हैं। ओके, इसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो यहाँ पे कैरेक्टर किसको सिम्बलाइज करता है ये भी क्वेश्चन बनता है। स्टोरी आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में, बहुत अच्छी स्टोरी है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो इसमें फॉर्म कौन सा है, तो मैनर फॉर्म है, मैनर फॉर्म। ठीक है, बाद में एनिमल फॉर्म इसका नाम हो जाता है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स है जैसे नेपोलियन, स्नोबॉल एंड आप देखेंगे ओल्ड मेजर। तो ये सब कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करे, तो नेपोलियन रिप्रेजेंट कर रहा है जोसेफ स्टॉलिन को। स्नोबॉल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लियो ट्रॉट्स्की को। दोनों आपको याद रखना है, जोसेफ स्टॉलिन नेपोलियन है, स्नोबॉल रिप्रेजेंट कर रहा है लियोन ट्रॉट्स्की को। और व्हाट इज द फेमस चैंट दैट इज टॉट बाय स्नोबॉल, दैट लेटर गेट्स अल्टर्ड बाय स्क्वीलर। तो ये पहले शुरुआत में सिखाई गई थी स्नोबॉल के द्वारा, लेकिन बाद में स्क्वीलर इसे चेंज कर देते। तो क्या पहले सिखाई थी, 4 legs good 2 legs bad। यहाँ पे 7 कमांडमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कमांडमेंट्स थी। अल्टीमेट फ्रेज क्या था, अल्टर्ड फ्रेजिंग ऑफ द 7 कमांडमेंट्स पेंटेड ऑन द बॉन्ड। तो लास्ट में जो कमांडमेंट बची रह जाती वो क्या थी, बाकी सारी जितनी भी थी वो सब हटा दी जाती हैं। तो लास्ट में बची रह जाती ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ओके, यहाँ पे कमांडमेंट में आपको दे रही हूँ, वॉट एवर गोज अपॉन 2 legs इज एनमी, ये पहला था। वॉट एवर गोज अपॉन 4 legs और हैज विंग्स इज अ फ्रेंड,
ये सेकंड कमांडमेंट थी। नो एनिमल शैल वियर क्लोथ, नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड, नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल। ये कुछ कमांड थी। इसके अलावा 2 कमांडमेंट और थी। ओके। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बैटल इन व्हिच ह्यूमंस अटेम्प्टेड टू रीटेक द फॉर्म? द बैटल ऑफ द काउशेड। इसमें हम देखते हैं कि जो जोन्स है, मिस्टर जोन्स जिसका फॉर्म था, और वो अपने कुछ साथियों के साथ आते हैं एनिमल फॉर्म पे, क्योंकि एनिमल्स ने टेक ओवर कर लिया था एनिमल फॉर्म को। वो आते हैं, लेकिन एनिमल्स ने मिस्टर जोन्स को और उनके साथियों को हरा दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा बैटल था। तो बैटल ऑफ काउशेड। और मैनर फॉर्म को जब रीनेम किया जाता है एनिमल फॉर्म, तो उसकी दीवार पे 7 कमांडमेंट्स लिखी जाती। तो आप सभी 7 कमांडमेंट्स को याद रखेंगे। और इस समय स्नोबॉल सभी एनिमल्स को टीच कर रहा था। Which character represent the loyal, hardworking, working class who gets betrayed by the pigs? तो बॉक्सर द हॉर्स, ये आपको याद रखना है। इसने विंडमिल बनाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है। ये जो विंडमिल है, ये आइडिया किसका था? स्नोबॉल का था। लेकिन फिर नेपोलियन इस आइडिया को चुरा लेता है। वो कहता है कि ये मेरा आइडिया था, और स्नोबॉल को ट्रेटर साबित कर देता है। और जो उसके पाले हुए जो पपीज थे, जो अब डॉग्स बन जाते हैं, उनकी मदद से ये इनको भगा देता है, स्नोबॉल को भगा देता है। तो यहाँ पे हम स्टोरी एक बार देख लेते हैं कि क्या इसकी स्टोरी है। शॉर्ट में देखते हैं। इसमें जो मेजर कैरेक्टर है, ओल्ड मेजर है, कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कुछ कुछ लेनिन के भी आइडियाज हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें नेपोलियन, जो कि जोसेफ स्टालिन के आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड इज स्नोबॉल, जो कि लियोन ट्रॉट्स्की के आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्क्वीलर एक कैरेक्टर है। स्क्वीलर ये जो भी ट्रुथ है उसके साथ छेड़छाड़ करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी कमांडमेंट्स थी उनमें उनको ये बदलता है। ठीक है। और ये नेपोलियन का राइट हैंड रहता है। इसके अलावा एक कैरेक्टर है मिनिमस। मिनिमस ये भी एक पिग है, जो कि नेशनल एंथम लिखता है। ठीक है। तो पहले बीट्स ऑफ इंग्लैंड गाया जाता था, लेकिन इसको बैन कर दिया जाता है, और ये दूसरा नेशनल एंथम लिखता है। यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर जोन्स होते हैं। मिस्टर जोन्स रशियन जार निकोलस सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके। मिस्टर जोन निकोलस सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद मिस्टर फ्रेडरिक है। कैरेक्टर के बाद हम थोड़ा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे। मिस्टर फ्रेडरिक है, जो कि पिंचफील्ड फॉर्म के ओनर हैं। ठीक है। ये पिंचफील्ड फॉर्म के ओनर हैं। और ये एक तरह का हम देखते हैं नेपोलियन के साथ एक तरह का एलियंस कर लेते हैं, मतलब नेपोलियन के साथ ये मिल जाते हैं, और एडोल्फ हिटलर की को रिप्रेजेंट करते हैं ये, जो कि स्टालिन के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट इज मिस्टर पिलकिंगटन। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिस्टर पिलकिंगटन। ये कैरेक्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ये हम कह सकते हैं एक मीडिएटर का काम कर रहा है। सॉरी, ही इज नॉट वर्किंग एज अ मीडिएटर। मिस्टर विम्पर इज वर्किंग एज अ मीडिएटर। मिस्टर विम्पर, ठीक है, ये एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, किसके बीच में? एनिमल्स एंड ह्यूमंस के बीच में। अगर हम बात करें मिस्टर पिलकिंगटन की, तो ये फॉक्सवुड के ओनर है। फॉक्सवुड भी एक फॉर्म है, इसके ओनर है, और ये फ्रेडरिक के एक हम कह सकते हैं ऑपोजिशन में है। ठीक है। और शुरुआत में बहुत सारी चीजें ये प्रोवाइड करवाते हैं एनिमल्स को। इनका फ्रेडरिक के साथ बहुत अच्छा टर्म्स नहीं रहता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो एनिमल्स हैं वो क्यों कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो बॉक्सर हैं, जो कि काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है। मॉली है, मॉली बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है। व्हाइट मेयर है, जो कि इस रेवोल्यूशन को छोड़ के चली जाती हैं, और कैंडीज से बहुत ज्यादा ये अफेक्टेड रहती हैं। कैंडीज। क्लोवर, क्लोवर कौन है? एक फीमेल हॉर्स है। ठीक है। क्लोवर हैं, बॉक्सर हैं, मॉली, मॉली मैंने अभी आपको बताया, मॉली। बेंजामिन, बेंजामिन कौन है? डंकी है, ये स्केप्टिकल कैरेक्टर है। बेंजामिन इज अ स्केप्टिकल कैरेक्टर। ओके। नेक्स्ट इज म्यूरियल, मोजेस। म्यूरियल एक गोट है, और मोजेस ये एक
रैवन है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थी। अब कमांडमेंट्स की बात कर लेते हैं। नो एनिमल शैल पहली जो कमांडमेंट थी वो थी whatever goes upon two legs is an enemy. Next is whatever goes upon four legs or has wings is a friend. Third is no animal shall wear clothes. Fourth is no animal shall sleep in a bed. Fifth is no animal shall drink alcohol. Sixth is no animal shall kill any other animal. And seventh is all animals are equal. ठीक है। बाद में हम देखते हैं कि ये चेंज हो जाती है और पहली हो जाती है 4 legs good 2 legs bad। फिर नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड विद शीट्स, ये हो जाता है। नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल टू एक्सेस, ये हो जाती चेंज। फोर्थ चेंज हो जाती है नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल विदाउट कॉज। नेक्स्ट इज ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। एंड लास्ट इज 4 legs गुड 2 legs बेटर। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आपको याद करने की जरूरत है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि एनिमल फॉर्म पे क्लास नहीं थी तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें हम स्टार्टिंग में अगर स्टोरी की बात करें तो हम देखते हैं कि मिस्टर जोन्स की मैनर फॉर्म में बहुत सारे एनिमल्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं और ओल्ड मेजर जो कि पिग हैं उन्होंने इन सबको इकट्ठा किया है। और वो ये बताते हैं कि उन्होंने एक सपना देखा है कि सारे एनिमल्स ने अपने ह्यूमन मास्टर्स की टायरनी से छूटने के लिए एक तरह का रिवॉल्ट कर दिया है। तो ये सारी बातें बताते हैं। बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाना भी सिखाते हैं और बहुत सारे तरीके बताते हैं। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है उस मीटिंग के बाद ही। और ये एनिमलिज्म सिखाते हैं। ठीक है, क्या सिखाते हैं? एनिमलिज्म। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सिखाता है एनिमलिज्म की बातें, तो ओल्ड मेजर सिखाते हैं। ओके। तो अब जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो भी अब एनिमल्स ने तो वो सारी चीजें सीख ली हैं, उनके माइंड में है रिवोल्यूशन के आइडियाज, क्योंकि सारे एनिमल्स मिस्टर जोन्स की जो टायरनी है उससे परेशान हो चुके हैं। हम देखते हैं यहाँ पे 2 लोग लीडर के रूप में उभर के आते हैं, स्नोबॉल और नेपोलियन, और वो प्लान करते हैं रिवोल्यूशन का। रिवोल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है? तो एक दिन मिस्टर जोन्स एनिमल्स को खाना देना बंद कर दे, खाना देना भूल जाते हैं, और जिसके कारण सारे एनिमल्स उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर देते हैं और वो भाग जाते हैं। तो अब एनिमल फॉर्म का नाम, मैनर फॉर्म का नाम बदल के एनिमल फॉर्म हो जाता है और वहां पे 7 कमांडमेंट्स लिख दी जाती हैं। हालांकि किसी एनिमल्स को पढ़ना नहीं आता, बहुत सारे एनिमल्स को पढ़ना नहीं आता था, स्पेशली जो शीप है उन्हें पढ़ना नहीं आता था, तो उन्हें कुछ लाइंस रटा दी गई थी। ओके। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिबेलियन था ये बहुत अच्छे के लिए था, सब लोगों की बेहतरी के लिए था, सब एनिमल्स की। और शुरुआत में तो अच्छा होता है, संडे के दिन इसकी प्लानिंग भी होती है कि संडे के दिन ही रिवोल्यूशन रखा जाए, सॉरी संडे के दिन एक मीटिंग रखी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं जो पिग्स हैं वो टायरेंट बनने लगते हैं। ओके। पिग्स धीरे धीरे टायरेंट बनने लगते हैं, जिससे कि जो रिवोल्यूशन का जो मेन कॉज था वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इनके साथ एक पिग है स्क्वीलर, जो कि एक राइट हैंड के रूप में काम करता है और ये सारी एनिमल्स को ये समझाता रहता है कि जो पिग्स कर रहे हैं वो उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं, उनके डिसीजन को आपको मानना चाहिए। जैसे कि जो एग्स है और जो मिल्क है, एग्स और मिल्क वो किसके लिए रखा जाता था? पिग के लिए। इवन एप्पल भी जो है वो पिग के लिए रखा जाता था। ठीक है। तो क्वेश्चन जो बनता है अक्सर एग्स और मिल्क से ही क्वेश्चन बनता है। एग्स को चुरा लिया जाता था और जब इसका विरोध किया कुछ जानवरों ने तो ये बोला गया कि ये आपकी बेहतरी के लिए है। ओके। तो अब क्या होता है कि जो मिस्टर जोन्स हैं वो अपने कुछ आदमियों के साथ वापस आते हैं और यहाँ पे हमला करते हैं। बैटल ऑफ काउशेड होता है जिसमें सभी जानवर ने बहुत बहादुरी से भाग लिया, लेकिन सभी एनिमल्स ने इन्हें भगा दिया और इनकी गन यहाँ पे रह जाती थी, जिसे एज अ टोकन ऑफ विक्ट्री माना जाता था। यहाँ पे हम देखते हैं मॉली जो कि एक फीमेल हॉर्स है, ये दूसरे फॉर्म चली जाती है। तो ये दिखाते हैं मॉली जो है वो दिखाते हैं कुछ ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो कि एलोरेशन में आ जाते हैं। ठीक है। ये एल्योर्ड बाय अदर, हम कह सकते हैं बाय अदर मैन हो सकता है। ठीक है, दूसरे फॉर्म में चली जाती है। अब यहाँ पे स्नोबॉल इलेक्ट्रिसिटी लाने की पूरी प्लानिंग करता है, विंडमिल लाने की प्लान करता है ताकि विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके और एनिमल्स को फायदा हो। लेकिन नेपोलियन इसको अपोज करता है। वोटिंग की जाती है और हम देखते हैं कि नेपोलियन अब देखता है कि स्नोबॉल अब उसका एक एंटी या एक विरोधी के रूप में उभर के आ रहा है, इसलिए अब नेपोलियन उसे हटाने की पूरी तैयारी कर लेता है। तो नेपोलियन अब कुछ डॉग्स को चुरा के लाता है जो कि पपीज होते हैं, इन्हें ये पालता है, इन्हें सिखाता है और फिर इन्हें
एक तरह से आप कह सकते हैं ये आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? इन्हें पूरा ट्रेनिंग देता है और ये बड़े फेरोशियस डॉग्स बन जाते हैं, जंगली डॉग्स बन जाते हैं और ये स्नोबॉल को भगा देते हैं। और नेपोलियन ने ये भी अनाउंस कर दिया था कि अगर कोई भी स्नोबॉल का साथ देगा तो वो भी ट्रेटर माना जाएगा। तो अगर कोई भी सपोर्ट करता था तो ये उसको मार देता था। अब नेपोलियन ने ये अनाउंस किया कि जो विंडमिल का आइडिया था वो एक्चुअली उसका था, स्नोबॉल का नहीं था और विंडमिल को बनाया जाएगा तो जिसमें बॉक्सर ने काफ़ी ज़्यादा सहायता की। तो आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पे बॉक्सर ने पूरी हेल्प की और वो कहीं न कहीं फिज़िकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। और एक बार फिर से वॉर होता है। वॉर हम कह सकते हैं एक बार युद्ध या दोनों पार्टीज़ के बीच में लड़ाई होती है दोनों तरफ से, जिसके कारण जो विंडमिल है वो ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है? उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसका पूरा ब्लेम नेपोलियन ने स्नोबॉल पे लगा दिया था। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कैरेक्टर और हैं जो कि कैपिटलिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं मिस्टर पिल्किंगटन है जो कि कैपिटलिस्ट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, मिस्टर फ्रेडरिक जो कि हिटलर को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मिस्टर जोन्स यहाँ से चले जाते हैं तो वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और नेपोलियन एक एक व्यक्ति को हायर कर लेता है जो कि बाकी के जो फॉर्म्स हैं उनके साथ एक कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो विंडमिल है, विंडमिल क्या होता है, विंडमिल 2 बार एक्चुअली बनाई जाती है। पहली बार जब विंडमिल बनाई जाती है तो क्या होता है कि स्टॉर्म आ जाता है, जिसके कारण विंडमिल ढह जाती है और नेपोलियन ये आदेश देता है कि उसे दोबारा बनाया जाए। और जो एनिमल्स थे वो इस कंडीशन में नहीं थे कि विंडमिल को बना पाएँ, लेकिन फिर भी उसने एक आदेश दे दिया था, एक टायरेंट के रूप में उभर के आता है और जो भी इनोसेंट एनिमल्स हैं उन्हें मार देता है। तो अब हम देखते हैं कि धीरे-धीरे नेपोलियन के अंदर भी टायरनी आ गई है और अब धीरे-धीरे नेपोलियन के अंदर या बाकी जो इसके साथ के जो पिग्स हैं उनके अंदर ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक आने लगती है और वो लोग मिस्टर जोन्स के हाउस में रहने लगते हैं, इंसानों की तरह सोते हैं, कपड़े पहनते हैं, चादर ओढ़ते हैं सॉरी बेड पे लेटते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं और उन्होंने जो कमांडमेंट्स थी उसमें भी चेंज कर दिया। जो बाकी के एनिमल्स थे वो उन पे बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड हो रहे थे, स्टारवेशन को भी फेस कर रहे थे, जबकि जो पिग्स हैं वो मोटे होते जा रहे थे। अब हम देखते हैं कि जब विंडमिल जब स्टॉर्म से जब ढह जाती थी उसके बाद जब उसे दोबारा बनाया जाता है, तो कुछ कुछ जो लोग हैं जिनके साथ नेपोलियन ट्रेड करता है एक तरह का, ठीक है? फ्रेडरिक के साथ ट्रेड करता है तो फ्रेडरिक उसे जाली नोट दे देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन उसे जाली नोट देता है, तो फ्रेडरिक उसे फॉर्ज नोट्स दे देता है। ओके? जिसके कारण नेपोलियन के अंदर बहुत एंगर आ जाता है और हम देखते हैं फ्रेडरिक और उसके साथी विंडमिल पे अटैक कर देते हैं और एक्सप्लोड कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि विंडमिल पे अटैक दोबारा से कौन करता है, जो मैंने आपको बताया, फ्रेडरिक और उसके साथी और डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश करते हैं, उड़ा ही देते हैं एक तरीके से। तो अब जो 7 कमांडमेंट्स थी हम देखते हैं उनका पूरी तरह से मिसयूज़ हो चुका है और बॉक्सर यहाँ पे पूरी कोशिश करता है कि दोबारा से विंडमिल बनाई जाए, लेकिन अब वो इतना फिज़िकली वीक हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं रहा, तो यहाँ पे बॉक्सर को भेज दिया जाता है एक नैकर के पास, ठीक है? नैकर के पास, नैकर हम कह सकते हैं जो एक ऐसा व्यक्ति जो कि एनिमल्स जो जो रिमेनिंग जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है, उनको मतलब बुचर के रूप में हम कह सकते हैं, बुचर के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, ऐसे नैकर का मतलब ऐसे ग्लू बॉयलर होता है। यहाँ पे स्क्विलर सभी एनिमल्स को ये संदेश देता है कि इसको हॉस्पिटल भेजा गया है। ऐसा संदेश दिया जाता है एनिमल्स को कि उसे हॉस्पिटल भेजा गया है, जबकि ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पे जो बेंजामिन है वो ये सारी बातें जानता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तो धीरे-धीरे हम देखते हैं कि जो बॉक्सर है उसकी डेथ के बारे में सब कन्विंस हो जाते हैं कि उसकी डेथ हो गई है। धीरे-धीरे बहुत साल बीत जाते हैं और नेपोलियन अपने बाकी जो आस-पास के जो फार्म ओनर्स हैं उनके साथ ट्रेड करता है। लेकिन पिग्स के अलावा सारी एनिमल्स की लाइफ पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। और अब एनिमल्स जो हैं, जो पिग्स हैं, वो अब 2 लेग्स पे भी चलने लगे हैं। इंसानों की तरह 2 लेग्स पे चलने लगे, जबकि ये बताया गया था 4 लेग्स गुड, 2 लेग्स बैड। और उन्होंने बहुत सारी अपनी जो साथी या हम कह सकते हैं जो ह्यूमन लोग थे, फार्मर्स, उनकी उन्होंने क्वालिटी ले ली, जैसे कपड़े पहनना या
विप को कैरी करना, ये भी आप ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। कपड़े पहनना और विप कैरी करना, ठीक है। विप एंड क्लोथ्स, ये 2 एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं इनके अंदर आ जाती है। और यहाँ पे नॉवेल के एंड की अगर हम बात करें तो नॉवेल एंड होता है जब पिल्किंगटन पिग्स के साथ जोन्स हाउस में ड्रिंक कर रहा है। पिल्किंगटन एक फार्मर है, वो एक एलियंस कर रहा है, एक मतलब एक तरह की हम कह सकते हैं बिजनेस मीटिंग कर रहा है। और नेपोलियन अब इस फॉर्म का नाम दोबारा से मैनर फॉर्म कर देता है। नेपोलियन पिल्किंगटन्स के साथ लड़ाई करता है एक गेम में, और बाकी के बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो बाहर से देख रहे होते हैं। अब वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन एनिमल है और कौन कौन पिग्स है और कौन ह्यूमन। तो इससे ये समझ में आता है कि अब जो पिग्स हैं जिन्होंने रिवॉल्यूशन शुरू किया था वो भी इंसान जैसे हो चुके हैं, और अब इस रिवॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। तो आई होप आपको शॉर्ट में समझ में आ गया है क्या क्या पॉइंट्स। यहाँ से एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट द रिवॉल्यूशन। तो हेंस ने सबसे पहले रिबेल किया था। रिबेल कैसे किसने किया था सबसे पहले? तो हेंस ने, फर्स्ट टू रिबेल। ओके, हेंस के एग चोरी कर लिए जाते हैं और काउस का जो मिल्क है वो भी चोरी कर लिया जाता है। मतलब प्रॉमिस किया गया था रिवॉल्यूशन के पहले कि इनके बच्चे के लिए ही दूध रखा जाएगा, लेकिन पिग्स ले लेते हैं, ये बता के कि पिग्स को इंटेलेक्ट की जरूरत है, इसके लिए दूध और अंडे दोनों होने चाहिए। बॉक्सर का मैंने आपको बताया था, बॉक्सर ये वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉली सेल्फ सेंटर्ड है, और क्लोवर एक फीमेल फॉर्म हॉर्स है जो कि बॉक्सर के लिए काफी ज्यादा केयरिंग है। बेंजामिन डंकी है, ओल्डेस्ट वाइजेस्ट एनिमल ऑन द फॉर्म, ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना था। वो इज द ओल्डेस्ट एनिमल, ठीक है, ये द ओल्डेस्ट है एंड द वाइजेस्ट एनिमल हम कह सकते हैं। और ये स्केप्टिक भी है, ये प्रॉपरली पढ़ सकते हैं, इन्हें सारी बातें पता है लेकिन ये बोलते नहीं है, स्केप्टिकल है ये भी आपको ध्यान रखना है। सिनिकल भी इनको बोला गया है, इनके लिए क्या बोला गया है? सिनिकल। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है। और इन्हें आइडिया है कि क्या हुआ है बॉक्सर के साथ, ठीक है। तो कुछ कैरेक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल फॉर्म इन शॉर्ट, आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। काफी सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो 1984, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। 1984 ये पब्लिश होता है 1949 में, ठीक है। डिस्टोपियन नॉवेल है और डिस्टोपियन विजन दिखाता है फ्यूचर का। इन 1984 ओशिनिया में इसकी सेटिंग है, तो आपको ये याद रखना है कहाँ इसकी सेटिंग है, ओशिनिया में। व्हाट आर द 3 डिस्टिंक्ट स्लोगन ऑफ द पार्टी, काफी ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो 3 स्लोगन क्या है? वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। तो इसे मेमोराइज करवा दिया गया है लोगों को, और ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ 1984? तो विंस्टन स्मिथ नाम है प्रोटोगोनिस्ट का, याद रखना है आपको। जूलिया कैरेक्टर है, विंस्टन स्मिथ ये प्रोटोगोनिस्ट है, आउटर पार्टी के मेंबर हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करते हैं। जूलिया शी इज लवर, बिलवेट हम कह सकते हैं विंस्टन की बिलवेट है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा रिबेलियस हैं। बिग ब्रदर मतलब आपने बिग बॉस देखा होगा तो बिल्कुल वैसे ही बिग ब्रदर है, जो किसी को देखते नहीं लेकिन वो पूरी ओशेनिया को देख रहे हैं। ओ ब्रायन कौन है? तो ओ ब्रायन जो है वो इनर पार्टी के मेंबर हैं, ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। What term represent the party's control over individual to believe contradictory facts simultaneously? तो डबल थिंग यही है कि contradictory facts आप simultaneous याद समझ रहे हैं। War is peace, freedom is slavery, ये सब contradictory thought है, इसे हम डबल थिंक बोलते हैं। यहाँ से कुछ टर्म एग्जाम में पूछी जाती है। डबल थिंक, न्यूज स्पीक, ओके। What is the propaganda language designed to narrow the range of thought? तो न्यूज स्पीक is the propaganda language designed to narrow the range of thought. Who is the omnipotent mythical leader of the party in 1984? The Big Brother. ओके, कौन है? बिग ब्रदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये नॉवेल जो है वो डिस्टोपियन नॉवेल है, और इसमें हम सेटिंग देखते हैं, ओशिनिया की सेटिंग है। ओशिनिया में एक जगह है एयर स्ट्रिप 1 नाम से। यहाँ पे हम देखते हैं लोगों की लाइफ में पूरा कंट्रोल है, और लोग क्या सोचें क्या बोले ये सब डिसाइडेड है। अगर वो कुछ भी थोड़ा कुछ और सोचते हैं तो वो थॉट क्राइम हो जाता है। क्या क्राइम हो जाता है? थॉट क्राइम। तो ये लोग मीडिया की नजर में है, इनके ऊपर सुपरविजन होता है पूरे टाइम, और अगर ये कुछ भी ऐसा सोचते हैं जो स्टेट के खिलाफ है तो इनको पनिश किया जाता है, ओके।
यहाँ पे हम देखते हैं एक कैरेक्टर है जिसका नाम है विंस्टन स्मिथ। ये आउटर पार्टी में मेंबर है। ही इज मेंबर इन आउटर पार्टी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ के लिए काम करती है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ बहुत सारे प्रोपेगेंडा या हिस्टोरिकल रिविजनिज्म जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। इस नॉवेल की पहली लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल। इसको मैं लिख रही हूँ। स्टार्टिंग की लाइन क्या है, ये पूछी भी गई कई एग्जाम में। इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल। ओके, ये फर्स्ट लाइन हम कह सकते हैं, स्टार्टिंग की लाइन कह सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखनी है। इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 30। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विंस्टन स्मिथ जो है उसका काम क्या है, तो वो बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल हैं उन्हें दोबारा से लिखता है। क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है, हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उन्हें रीराइट किया जाता है, ताकि वो जो भी स्टेट है, जो भी पार्टी है, उसके अकॉर्डिंग रहे। यहाँ पे एक और हम यहाँ पे कैरेक्टर देखते हैं, जूलिया। तो जूलिया का भी आपको नाम ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये लोग जब भी ऐसा कुछ काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ है, उसकी सारी जो भी एक्टिविटी है वो सारी रिकॉर्ड कर ली जाती है, वो सब पता चल जाती है। तो इसके लिए कौन व्यक्ति है जो सारी चीजें पता करता है, तो ओ ब्रायन जो कि इनर पार्टी का मेंबर था, वो विंस्टन स्मिथ का फ्रेंड बनता है और उसे ये बताता नहीं है कि वो इनर पार्टी का खास व्यक्ति है। और इस तरह विंस्टन स्मिथ, जिसके पास एक डायरी होती है जिसमें वो अपने सारे थॉट क्राइम वो जो करता है वो सब लिखता है, पार्टी के खिलाफ उसके क्या आइडियाज है, वो इस डायरी को हैंड ओवर कर देता है ओ ब्रायन को। और इसके बाद फिर विंस्टन स्मिथ और जूलिया को पकड़ लिया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसमें हम एक टर्म देखते हैं जो कि ऑरवेल की जो फिलोसफी है, जो आइडिया उसके लिए कॉइन किया गया था, जिसका नाम है ऑरवेलियन। ठीक है। जो कि डिसेप्शन, सर्विलेंस, मैनिपुलेशन, इन सारी चीजों को दिखाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ओशिनिया जो जगह है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो ओशिनिया नाम की जगह है उसकी क्लास सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है अपर क्लास, जिसका नाम है इनर पार्टी, जिसके लीडर है ओ ब्रायन। नेक्स्ट इज मिडिल क्लास, आउटर पार्टी। तो आउटर पार्टी आपको याद रखना है, विंस्टन स्मिथ आउटर पार्टी से बिलोंग करते हैं। एंड थर्ड इज लोअर क्लास। ओके। तो इसमें आपको थोड़ा सा एर्नोल्ड के कुछ आइडियाज मिल रहे होंगे। थॉट पुलिस मैंने आपको बताया। थॉट पुलिस कौन है? थॉट पुलिस इज सीक्रेट पुलिस ऑफ द स्टेट ओसिनिया। मतलब अगर आप थॉट पुलिस, ये है कि अगर आप कोई भी थॉट क्राइम करते हैं तो ये थॉट पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, ये आपको पनिश करती है। न्यूज स्पीक क्या है? न्यूज स्पीक इट इज अ टर्म फॉर द प्रोपेगेंडा दैट इज क्रिएटेड बाय द टोटलिटेरियन रूल्स ऑफ ओशनिया। ठीक है। फिक्शनल लीडर है इसके बिग ब्रदर, ताकि वो फ्री थॉट को, फ्री स्पीच को लिमिट कर सके। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने मन से फ्रीली बोल नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति इवन सोच भी नहीं सकता स्टेट के खिलाफ। नेक्स्ट इज टेली स्क्रीन। यहाँ पे आपको टेली स्क्रीन भी देखने को मिलेगी, जो कि आप कैमरों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मॉनिटर्स हैं जो कि हर व्यक्ति के एक्शन को, उनके स्पीच को, उनके थॉट को, सबको वॉच करता है, मॉनिटर करता है। ओके। ये एक तरह से कंट्रोलिंग हम कह सकते हैं डिवाइस है। यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्री है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ, मिनिस्ट्री ऑफ लव, मिनिस्ट्री ऑफ पीस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लेंटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो लव है वो ये बताती है कि इवन लव इज अ क्राइम। यहाँ पे आप टर्म्स याद रखेंगे। एक तो यहाँ पे एक टर्म आती है 2+2=5। ठीक है, 2+2=5। ये कई बार पूछा गया कि किस वर्क में ये है लाइन। बिग ब्रदर है, यहाँ पे थॉट क्राइम है, न्यूज स्पीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। तो न्यूज स्पीक जो टर्म है वो ऑरवेल ने खुद ही बनाया, पहले ऐसा कोई टर्म था नहीं। यहाँ पे वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट सोसाइटी बट वी कैन से द हिपोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। और अगर हम बात करें ओशिनिया, तो यहाँ पे ओशिनिया किस जगह को रिप्रेजेंट करता है? तो सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। सोवियत यूनियन को अभी हमने इसके बारे में एनिमल फॉर्म में भी थोड़ा सा पढ़ा है। इन सभी वर्क को आप थोड़ा डिटेल में भी पढ़िएगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि ओशिनिया के बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिसको आम व्यक्ति फॉलो नहीं कर सकता, जिसके कारण विंस्टन स्मिथ और जूलिया दोनों ही रिवॉल्ट करते हैं। मतलब
वो कुछ ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो रूल्स को डिसओबे करते हैं, जिसके कारण उन्हें ट्रैप कर दिया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ लव में भेज दिया जाता है फॉर द पनिशमेंट, और चूहे छोड़ दिए जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, आई थिंक जूलिया के ऊपर छोड़े जाते हैं, तो ये आप थोड़ा सा पढ़िएगा इसके बारे में। तो यहाँ से वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 2+2=5, इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक वर स्ट्राइक इन 13, ये सारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों नॉवेल्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम विकिपीडिया और लिट चार्ट्स। ओके, कुछ और बुक्स देखते हैं। विच ऑफ ऑरवेल्स book details his personal experience living in poverty as a tramp and dishwater in two major European capitals, तो पेरिस एंड लंदन। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये मैंने वर्क आपको बताया था। इसमें वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दिखाते हैं, हाउ ही वाज लिविंग इन पॉवर्टी एज अ ट्रैम्प एंड डिश वाटर। ओके, इस वर्क को मैंने आपको बताया था, ये पहला वर्क है जो इन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन करने के बाद लिखा था 1933 में। नेक्स्ट वर्क इज द रोड टू विजन फायर, ये इसका सब टाइटल क्या है? ये वर्क बताता है द कंडीशन ऑफ मिनरल्स इन नॉर्दर्न इंग्लैंड। तो इसके दो पार्ट हैं। पार्ट 1 इज द लाइफ इन द इंडस्ट्रियल नॉर्थ एंड पार्ट 2 सोशलिज्म एंड इट्स प्रॉब्लम। ओके, which of the novels features a clergyman's daughter named Dorothy who suffered from amnesia? तो a clergyman's daughter, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। Which Orwell novel is a satirical attack on capitalist system from the perspective of an underpaid bookshop employee? तो keep the pedestra flying, ये वर्क है जिसको इन्होंने एक बुक शॉप एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अंडरप्लेड एम्प्लॉय है और कैपिटलिस्ट सिस्टम पे अटैक है, तो इनके ज्यादातर वर्क कैपिटलिस्ट सिस्टम, टोटलिटेरियनिज्म, इन पे अटैक रहता है। इन हिज एसे इनसाइड द वेल विच 20th सेंचुरी अमेरिकन ऑथर डज ऑरवेल फेवरेबली रिव्यू? तो मैंने आपको बताया था इनका एक वर्क था हेनरी मिलर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ये रिव्यू करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। इनका इनका वर्क मैंने आपको बताया था शूटिंग एन एलिफेंट, याद रखना है नाम। वाई आई राइट, ये वर्क याद रखना है। इनसाइड द वेल, ये नॉन फिक्शन वर्क है। डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, ये नॉन फिक्शन वर्क आप याद रखेंगे। और नॉवेल्स में बर्मीज डेज, अ क्लर्जीमैन्स डॉटर, एनिमल फॉर्म एंड 1984, ये आप याद रखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन है, कुछ रिपीटेड है, इसको आप एक बार पढ़िएगा। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म कहाँ हुआ, ये कई बार पूछा जाता है। तो इनका इंडिया में जन्म हुआ है, हालांकि ये ब्रिटिश राइटर हैं। विच नॉवेल इज पॉलिटिकल एलिग्री ऑन द रशियन रेवोल्यूशन? तो अब आपको समझ में आ गया कि पॉलिटिकल एलिग्री है एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म satirizes द रशियन रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ स्टैलिनिज्म। फेमस स्लोगन ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, ये कहाँ आता है? तो एनिमल। दिस स्टेटमेंट exposes द hypocrisy ऑफ totalitarianism गवर्नमेंट। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये टोटलिटेरियन गवर्नमेंट को की हिपोक्रेसी को अपोज करता है। जोसेफ स्टालिन को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो नेपोलियन सिंबलाइज करता है स्टालिन के अथॉरिटेरियन रूल को। स्नोबॉल किसे सिंबलाइज करता है? तो लियोन ट्रॉट्स्की को। ओके, बॉक्सर सिंबलाइज किसे करता है? तो मैंने आपको बताया था वर्किंग क्लास को ये रिप्रेजेंट करता है, हार्ड वर्किंग लेबरर्स क्लास को। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ 1984? तो विंस्टन स्मिथ है। ही रिबल्स अगेंस्ट द पार्टीज ऑप्रेसिव कंट्रोल, इसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिलती है। द रूलिंग पार्टी इज हेडेड बाय, तो कौन है हेड इसका? तो बिग ब्रदर। बिग ब्रदर सिंबलाइजेस द omniscient authoritarian state. वॉर इज फ्रीडम, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, ये स्लोगन किस वर्क में आता है? तो 1984, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन। पैराडॉक्सिकल स्लोगन है जो कि पार्टी के मैनिपुलेशन ऑफ ट्रुथ को रिप्रेजेंट करता है। न्यूज स्पीक क्या है? न्यूज स्पीक मैंने अभी आपको बताया था, न्यूज स्पीक इज अ कंट्रोल्ड लैंग्वेज। जो भी आप बोलें वो आप उसी अनुसार बोलें या सोचें जो कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही है। तो न्यूज स्पीक इज डिजाइन टू रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ थॉट। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर हिस्टोरिकल रिवीजन एंड प्रोपेगेंडा, जिसमें हम देख सकते हैं 2+2=4, 5। ये हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ का प्रोपेगेंडा का एक एग्जाम्पल है। एंड इट रीराइट्स हिस्ट्री टू सूट पार्टी आइडियोलॉजी। ओके,
ऑरवेल ने कौन सा वॉर लड़ा था? तो स्पेनिश सिविल वॉर, मैंने आपको बताया था ही टुक पार्ट इन स्पेनिश सिविल वॉर, और इसके एक्सपीरियंस इन्होंने अपने वर्क होमेस टू कैटलोनिया में रिकॉर्ड किए हैं। विच वर्क इज बेस्ड ऑन ऑरवेल्स एक्सपीरियंस अमंग माइनर्स? तो इन्होंने द रोड टू बिगन फेयर एक वर्क लिखा है जिसमें इन्होंने माइनर्स के साथ का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है। वर्किंग क्लास लाइफ को दिखाता है, इंडस्ट्रियल पॉवर्टी को दिखाता है। इनका पहला नॉवेल कौन सा है? तो बर्मीज डेज, ये वर्क आता है 1934 में। इट क्रिटिक्स ब्रिटिश इंपेरियलिज्म इन बर्मा, एक ऐसे जिसमें इन्होंने इंपेरियलिज्म को क्रिटिसाइज किया है। तो वर्क क्या है? शूटिंग एंड एलिफेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये। वाई आई राइट में ये बताते कि इन्होंने अपनी पूरी जर्नी बताई, इट इज अ काइंड ऑफ मिनी ऑटोबायोग्राफी, और ये राइटर कैसे बने, क्यों बने, ये बताया गया है। दिस ऐसे शूटिंग एन एलिफेंट रिवील्स द मॉरल कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ कॉलोनियल रूल। डबल थिंक क्या रेफर करता है? डबल थिंक रेफर करता है कॉन्ट्रोडक्टरी बिलीफ साइमल्टेनियसली, जैसे फ्रीडम इज स्लेवरी, वॉर इज पीस, ये सब डबल थिंक है। होल्डिंग कंट्रोडिक्टरी आइडियाज साइमल्टेनियसली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है। विच ऑरवेल ऐसे एडवोकेट क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी इन लैंग्वेज? तो पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज में वो बात करते हैं क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी की। इसको आप थोड़ा सा समरी देख सकते हैं इस वर्क की, नेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं। Orgel argues that vague language enables political manipulation. इन्होंने बताया कि जो आज की जो प्रोज है या जो लैंग्वेज है वर्क में वो बहुत ज्यादा इजिली मैनिपुलेट की जा सकती है, वेग है, स्टेल है, ऐसा उन्होंने बोला है। इमैनुअल गोल्डस्टीन कौन है? एक कैरेक्टर और है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया था। इमैनुअल गोल्डस्टीन ये रिवोल्यूशनरी एनिमी फिगर है। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन बन जाएंगे। इसने एक बुक लिखी है, इसका भी नेट में क्वेश्चन बनता है, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एलेगोरिकल कलेक्शन। तो ये एक सिंबॉलिक एनिमी माना जाता है स्टेट का। ओके, ही फंक्शन एज द स्टेट्स डेजिग्नेटेड एनिमी। जूलिया क्या सिम्बलाइज करती है? जूलिया सिम्बलाइज करती है रिबेलियन अगेंस्ट कंफॉर्मिटी। तो जूलिया के बारे में मैंने बताया था, शी इज अ रिबेल एंड शी इज विंस्टन्स बिलवेड। And she resists the party through personal freedom and love, which work explains Orwell's literary and political motivation. तो Why I Write, ये वर्क में ऑरवेल ने लिटरेरी और पॉलिटिकल मोटिवेशन के बारे में बात की है। He identifies political purpose as central to his writing. तो यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन बताई थी, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इन्होंने बोला था, वेयर आई लैक्ड अ पॉलिटिकल पर्पस आई रोट लाइफलेस बुक्स। इनका डिस्टोपियन मास्टरपीस ये कब पब्लिश हुआ था? तो डिस्टोपियन मास्टरपीस है इनका 1984। 1984 ये एक डिस्टोपियन वर्क है, और 1949 में ये पब्लिश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कई लोग 1948 लगा लेते हैं। विच लिटरेरी मोड बेस्ट डिस्क्राइब 1984? तो ये एक डिस्टोपियन नॉवेल है। टेरिफाइंग टोटलिटेरियन फ्यूचर सोसाइटी को दिखाता है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये क्वेश्चन कई बार बना है, कहाँ से लाइन ली गई है? 1984 से। बिकॉज इट सिग्निफाइज कांस्टेंट सर्विलेंस बाय द स्टेट। अब आपको पेयर बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो एनिमल फॉर्म रशियन रिवोल्यूशन एलेग्री, यही एक स्टेटमेंट है जो आप मैच देख सकते हैं, बाकी तो मैच नहीं है। ओके, पॉलिटिकल एलेग्री है, और रशियन रिवोल्यूशन एंड सोवियत टोटलिटेरियनिज्म को एलेग्री फॉर्म में दिखाता है। तो ये कुछ वन लाइनर है, इसको आप रिवीजन के फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, और यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन बन जाएंगे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ क्रोनोलॉजी देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर से ही, अगर आप देख पा रहे हो, आंसर से ही मैं बता रही हूँ। तो देखिए, पहला जो इनका वर्क है वो बर्मीज डेज, मैंने आपको बताया था 1934। नेक्स्ट इज होमेस टू कैटलोनिया, 1938 में आता है, ये आपको याद रखना होगा। थर्ड इज 1945 में आता है एनिमल फॉर्म, एंड फोर्थ इज 1984 में आता है 1949 में आता है 1984। ठीक है, तो 4 वर्क आप देख सकते हैं। फर्स्ट इज बर्मीज डेज, सेकेंड इज होमेज टू कैटलोनिया, थर्ड इज एनिमल फॉर्म, एंड फोर्थ इज 1984। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके,
विच इज ऑरवेल्स फर्स्ट पब्लिश नॉवल? ऑरवेल का पहला पब्लिश नॉवल कौन सा है? तो बर्मीज डेज 1934 में ही आता है। विच वर्क वॉज पब्लिश लास्ट? इनका कौन सा वर्क है जो सबसे लास्ट में पब्लिश होता है? तो 1984 सबसे लास्ट में पब्लिश होता है 1949 में। इनकी डेथ हो जाती है 1950 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनके एक्सपीरियंस स्पेनिश सिविल वॉर के एक्सपीरियंस किस वर्क में है? तो होमेज टू कैटलोनिया, इसमें इनके स्पेनिश सिविल वॉर के एक्सपीरियंस हैं। विच वर्क कम्स इमीडिएटली बिफोर एनिमल फॉर्म? एनिमल फॉर्म के जस्ट पहले कौन सी बुक आई थी? तो कमिंग अप फॉर एयर। कमिंग अप फॉर एयर ये 1939 में आई है और इसके तुरंत बाद 1945 में आती है एनिमल फॉर्म। जो पीडीएफ है इसको आप अगर क्लास के बाद देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, ऐसे आपको हो सकता है याद करने में प्रॉब्लम हो। सेंट्रल थीम क्या है एनिमल फॉर्म की? तो करप्शन ऑफ द रेवोल्यूशनरी आइडिया। हम देखते हैं जो एनिमल्स है वो बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी आइडिया रखते हैं लेकिन बाद में वो भी करप्ट हो जाते हैं। तो ये नॉवेल सेटराइज करता है बिट्रेयल ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। दिस थीम डोमिनेट्स 1984। तो टोटलिटेरियन सर्विलेंस 1984 में क्या है? टोटलिटेरियन सर्विलेंस। स्टेट कंट्रोल है इसमें और कांस्टेंट सर्विलेंस होता है। बर्मीज डेज क्या क्रिटिसाइज करता है? तो इंपेरियलिज्म को। ये आपको याद रखना है, बर्मीज डेज क्रिटिसाइजेस इंपेरियलिज्म। दिस नॉवेल exposes the hypocrisy of British colonial rule in Burma. डबल थिंक। डबल थिंक का मतलब क्या है? पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। ओके। Double think refers to accepting contradictory beliefs imposed by authority. All animals are equal, some animals are more equal than others. ये क्या दिखाता है? तो पॉलिटिकल करप्शन दिखाता है। ये दिखाता है पॉलिटिकल करप्शन ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, जिसमें हमने आपको बताया था शुरुआत में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल, लेकिन बाद में इसमें ऐड कर दिया जाता है टू एक्सेस। 1984 में थीम क्या कॉमन है? तो आप देखते हैं अब्यूज ऑफ पावर। 1984 में अब्यूज ऑफ पावर ये बताया गया है। तो ये अगर आप देखें तो 1984 और एनिमल फॉर्म दोनों ही अथॉरिटेरियन पावर स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करते हैं। ओके। नेक्स्ट है मेमोरी मैनिपुलेशन। मेमोरी मैनिपुलेशन कहाँ आप देखते हैं? तो 1984 में। यहाँ पे हम देखते हैं जो पार्टी है वो हिस्ट्री को रीराइट करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में आप देखते हैं हिस्ट्री को रीराइट किया जाता है ताकि कंट्रोल मेंटेन कर सकें। कैरेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो प्रोटोगोनिस्ट कौन सा है? 1984 के विंस्टन स्मिथ हैं। जोसेफ स्टालिन को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट करते हैं नेपोलियन। नेपोलियन रिप्रेजेंट करते हैं जोसेफ स्टालिन को। और स्नोबॉल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो लियोन ट्रॉट्स्की को। लॉयल कार्ड हॉर्स कौन है? तो बॉक्सर है। बॉक्सर लॉयल कार्ड हॉर्स है। विच कैरेक्टर कंस्टेंटली रिपीट आई विल वर्क हार्डर? ये बोलते हैं बॉक्सर। और इसके अलावा एक और भी इनका स्टेटमेंट है नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। दोनों क्वेश्चन बने हैं। बेंजामिन द ओल्डेस्ट द वाइजेस्ट एनिमल है, ये आपको याद रखना है। द ओल्डेस्ट द वाइजेस्ट, ये भी क्वेश्चन बना था एलटी ग्रेड के एग्जाम में। हु सर्व एज अ प्रोपेगेंडिस्ट? तो स्क्वीलर एज अ प्रोपेगेंडिस्ट है इस वर्क में। विंस्टन लवर कौन है? तो जूलिया है। जूलिया इज विंस्टन लवर। हु टॉर्चर्स विंस्टन स्मिथ? ओ ब्रायन को टॉर्चर करते हैं। सिंबॉलिक एनिमी कौन है? सिंबॉलिक एनिमी अभी मैंने आपको बताया था इमैनुअल गोल्डस्टीन। बिग ब्रदर कौन है? हु इज बिग ब्रदर? तो बिग ब्रदर इज पार्टी सुप्रीम लीडर फिगर, जो दिखते नहीं है किसी को बट कंट्रोल रखते हैं। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट द एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास इन एनिमल फॉर्म? तो यहाँ पे बॉक्सर जो है वो एनिमल फॉर्म में एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। बेंजामिन क्या है? तो बेंजामिन उनकी सिनिक है और स्केप्टिक है। ये भी आपको याद रखना है। ओके। ओल्डेस्ट वाइजेस्ट ये आपको ध्यान रखना है। और इनका कहना है लाइफ विल गो ऑन एज इट हैज ऑलवेज गॉन ऑन दैट इज बैडली। ये इनका एक स्टेटमेंट है। स्केप्टिसिज्म आपको देखने को इनके एटीट्यूड में मिलेगा। He is cynical and skeptical of political change. Which character is attracted to human luxuries? तो यहाँ पे मॉली है।
मॉली इज अट्रैक्टेड टू ह्यूमन लग्जरीज। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस और मैंने ऐड किए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस जीबी शॉ। तो दोनों ही राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग क्लास लेने का डिसाइड किया। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।